सोचिए, एक पल के लिए आप थके हुए हैं, दिन भर काम करके घर लौट रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है और आपको बस यही चाहिए कि घर पहुंचें, खाना खाएं, सो जाएं। यही सोच रहा था मयंक। 22 साल का मयंक रमेश लोहार, जिसे नहीं पता था कि उस रात वो घर नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं। 23 जून की वो रात मुंबई के लिए एक साधारण मॉनसून की रात थी। शहर भीगा हुआ था, सड़कें जलभराव से भरी थी, लोकल ट्रेनें भरी हुई थी और हर कोई बस एक ही काम कर रहा था, घर पहुंचने की कोशिश। लेकिन उस रात एक मामूली बहस ने एक मां की गोद उजाड़ दी, एक बाप के सपने तोड़ दिए और एक सवाल छोड़ गई जो आज भी जवाब मांग रहा है कि हम कब से इतने बेरहम हो गए। मयंक रमेश लोहार विरार का रहने वाला था, मुंबई के उस इलाके से जहां लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और रात 11 बजे घर लौटते हैं। दूरी और थकान यहां के लोगों की नियति है। मयंक भी उसी नियति का हिस्सा था। वो अंधेरी में वेस्ट साइड के शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। 22 साल की उम्र में नौकरी, जिम्मेदारी और घर की मदद, यह सब एक साथ। उसके परिवार ने बताया कि मयंक बचपन से मेहनती था, पढ़ाई के साथ साथ घर को संभालने में भी हाथ बटाता था। जब नौकरी मिली तो पूरे परिवार में खुशी थी। मां ने कहा था कि अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उस रात अच्छे दिन नहीं आए। वो रात सब कुछ लेकर चली गई। 23 जून की रात जब मयंक अंधेरी स्टेशन पर चढ़ा तो वो विरार जाने वाली लोकल में था। उसने फर्स्ट क्लास का डिब्बा चुना। यह डिब्बा थोड़ा कम भीड़ वाला होता है और थके हुए लोग इसे इसीलिए चुनते हैं। बाहर बारिश तेज हो रही थी, हवा भी चल रही थी, ट्रेन के दरवाजे खुले थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि कोई दरवाजा बंद करना चाहे। मयंक ने या तो दरवाजा बंद करने की कोशिश की या किसी से कहा, और वहीं से वो मोड़ आया जो उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ बना। उसी डिब्बे में एक और यात्री था, रोशन सुवर्णा। पुलिस की जानकारी के अनुसार रोशन उसी ट्रेन में सफर कर रहा था और दरवाजे को लेकर बात बढ़ी। शुरुआत में शायद बस कुछ शब्द थे, लेकिन देखते ही देखते वो शब्द चीख बन गए और फिर वो चीख हिंसा में बदल गई। क्या हुआ उस डिब्बे में? पूरा सच अभी भी जांच का हिस्सा है, लेकिन इतना तय है कि मयंक को गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा। वो ट्रेन में ही बेहोश हो गया, गिर पड़ा और डिब्बे में मौजूद लोग, वो लोग जो उसके आसपास थे, वो देखते रहे। यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को सिर्फ एक हत्या से कुछ और बना देता है। वो डिब्बे में अकेला नहीं था। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में और भी लोग थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया या बहुत देर से किया। मुंबई की लोकल ट्रेन को अगर आप समझना चाहें तो यह समझिए कि यह सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, यह एक समाज है। लाखों लोग रोज इसमें सफर करते हैं, अलग अलग जाति, धर्म, आय वर्ग के लोग। इस ट्रेन ने मुंबई को जोड़ा है। लेकिन उस रात उस डिब्बे में जो हुआ, वो उस जुड़ाव पर एक सवाल था। मयंक बेहोश पड़ा था, रोशन सुवर्णा वहां था, ट्रेन आगे बढ़ रही थी, बारिश जारी थी और फिर ट्रेन बोरीवली पहुंची। रात के लगभग 11 बज रहे थे। बोरीवली स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो रोशन सुवर्णा उतर गया, भाग गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ये नहीं सोचा कि जिस इंसान को उसने नुकसान पहुंचाया वो जिंदा है या नहीं। वो बस चला गया। ये वो पल है जो किसी भी इंसान को अंदर से झकझोर देता है। एक इंसान ने दूसरे इंसान को तकलीफ दी और फिर उसे वहीं छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। स्टेशन पर जब लोगों को मयंक की हालत का पता चला तो रेलवे पुलिस को खबर दी गई। मेडिकल टीम को बुलाया गया। मयंक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन मयंक बहुत गहरे जा चुका था। उसकी हालत गंभीर थी। और फिर वो खबर आई जो उसके परिवार की दुनिया तोड़ने के लिए काफी थी। मयंक नहीं रहा। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विरार में एक घर था जो उसका इंतजार कर रहा था। एक मां थी जो शायद सोच रही होगी कि बेटा थोड़ी देर में आएगा, खाना गर्म करना होगा। एक बाप था जो शायद टीवी देख रहा होगा और एक 22 साल का लड़का था जो कभी उस दरवाजे से अंदर नहीं आया। जब पुलिस को सूचना मिली तो मामला तुरंत गंभीरता से लिया गया। रेलवे पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों सक्रिय हो गए। यह कोई साधारण मामला नहीं था। ट्रेन में हत्या, आरोपी फरार और पूरे शहर में सनसनी। जांच की शुरुआत सीसीटीवी फुटेज से हुई। मुंबई लोकल ट्रेन के स्टेशनों पर कैमरे लगे होते हैं, अंधेरी स्टेशन पर भी, बोरीवली पर भी और बीच के सभी स्टेशनों पर भी। पुलिस ने फुटेज खंगाली। उन्होंने देखा कि रोशन सुवर्णा किस तरफ गया, उसने कहां कदम रखा, किस दिशा में निकला।
यह फुटेज उनके लिए एक धागा था और वो उस धागे को पकड़कर चले। इसके साथ साथ तकनीकी जांच भी शुरू हुई। मोबाइल टॉवर लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल निशान। आज के समय में कोई भी इंसान पूरी तरह छिप नहीं सकता। हर कदम का निशान कहीं ना कहीं होता है। रोशन सुवर्णा ने शायद सोचा होगा कि वो बच जाएगा। शायद उसने सोचा होगा कि ट्रेन में इतने लोग थे, कोई उसे नहीं पहचानेगा। शायद उसे लगा होगा कि मुंबई इतनी बड़ी है कि पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन वो गलत था। घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने रोशन सुवर्णा को कुर्ला इलाके से गिरफ्तार कर लिया। यह पुलिस की एक बड़ी कामयाबी थी। तेज, सटीक और समय पर जब रोशन को पकड़ा गया और पूछताछ की गई तो उसने एक बात स्वीकार की। उसने कहा कि उसने गुस्से में आपा खो दिया था, कि वो उस वक्त काबू में नहीं था, कि उसे नहीं पता था कि मयंक को इतनी गंभीर चोट लगेगी। यही बयान इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू है, क्योंकि यही तो असली सवाल है। क्या गुस्सा किसी की जान लेने का हक देता है? क्या आपे से बाहर होना एक बहाना है? क्या एक पल की हिंसा के लिए किसी का पूरा जीवन छीना जा सकता है? मयंक के परिवार के लिए यह बयान किसी राहत का नहीं, बल्कि और गहरे दर्द का कारण था। उनका बेटा चला गया था और उसकी वजह यह थी कि एक आदमी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। आइए एक पल रुकते हैं और इस घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है। हर इंसान को गुस्सा आता है। थकान में गुस्सा आता है, भीड़ में गुस्सा आता है, जब कोई हमारी बात नहीं सुनता तो गुस्सा आता है। यह सब सामान्य है। लेकिन जब यह गुस्सा हिंसा में बदलता है, जब हम किसी को चोट पहुंचाने लगते हैं, तब यह सामान्य नहीं रहता। मुंबई की लोकल ट्रेन एक ऐसी जगह है जहां हर रोज लाखों लोग एक साथ सफर करते हैं। भीड़, थकान, गर्मी, नमी, देरी, ये सब मिलकर एक बहुत तनावपूर्ण माहौल बनाते हैं। यहां छोटी छोटी बातों पर बहस होना असामान्य नहीं है, लेकिन हर बहस मारपीट में नहीं बदलती, हर झगड़ा किसी की जान नहीं लेता। तो फिर उस रात क्या था जो अलग था? शायद रोशन सुवर्णा के अंदर पहले से कुछ था। कोई तनाव, कोई पुरानी तकलीफ, कोई ऐसी बात जो उसे पहले से ही किनारे पर खड़ा कर रही थी। और मयंक के साथ वो झड़प बस एक चिंगारी बनी जिसने आग लगा दी। ये कोई बहाना नहीं है, ये सिर्फ एक कोशिश है समझने की कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम इसे रोक नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस मामले को और भी दर्दनाक बनाती है। जब मयंक उस डिब्बे में बेहोश पड़ा था तब वहां और लोग भी थे। वो अकेला नहीं था, लेकिन या तो लोगों ने देखकर अनदेखा किया, या वो इतने डरे हुए थे कि कुछ नहीं कर पाए, या उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। यह भीड़ की चुप्पी का सवाल है, और यह सवाल बहुत पुराना है। मनोवैज्ञानिक इसे बाइस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। जब किसी घटना में बहुत सारे लोग होते हैं तो हर कोई सोचता है कि कोई और करेगा, कोई और आगे आएगा, कोई और मदद करेगा, और इस इंतजार में कोई नहीं करता। आपने शायद यह देखा होगा, सड़क पर एक्सीडेंट होता है, लोग रुकते हैं, देखते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने से हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। झंझट से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, कोर्ट कचहरी से डरते हैं, और इस डर में एक इंसान तड़पता रहता है। मयंक के मामले में भी यही हुआ। अगर उस डिब्बे में किसी ने तुरंत मदद की होती, किसी ने रोशन को रोका होता, किसी ने तुरंत अलार्म बजाया होता, तो शायद बात अलग होती। शायद इस मामले ने मुंबई में एक बड़ी बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए, पत्रकारों ने लिखा, राजनेताओं ने बयान दिए, और उस जनता ने जो रोज ट्रेन में सफर करती है, खुद से पूछा कि अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या होता। यह सवाल जरूरी है, यह सवाल असुविधाजनक है, लेकिन यही सवाल बदलाव की शुरुआत है। अब जांच की तरफ वापस आते हैं। रोशन सुवर्णा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। हत्या का मामला दर्ज हुआ, अदालती कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन यहां एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है। रोशन ने जो कहा कि उसने गुस्से में आपा खो दिया, यह है एक कानूनी जटिलता भी पैदा करता है। भारतीय दंड संहिता में हत्या और कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या के बीच एक फर्क है। अगर कोई यह साबित करे कि उसका इरादा मारने का नहीं था, बल्कि वो गुस्से में था,
तो सजा का स्वरूप बदल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो दोषी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे सजा नहीं मिलेगी। भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐसे मामलों में भी कठोर सजा का प्रावधान है। और मयंक के परिवार के लिए न्याय का मतलब सिर्फ सजा नहीं है। न्याय का मतलब है कि उनके बेटे की मौत व्यर्थ न जाए, कि इससे कुछ बदले, कि आगे किसी और मां को अपने बेटे का ऐसे खोना ना पड़े। पुलिस ने इस मामले में जो काम किया वो सराहनीय था। 24 घंटे में गिरफ्तारी कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे सीसीटीवी नेटवर्क, तकनीकी टीम और जमीनी जांच का संयोजन था। लेकिन इस मामले से एक सवाल यह भी उठा कि क्या ट्रेनों में सुरक्षा पर्याप्त है। मुंबई लोकल ट्रेन में रोज लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की संख्या सीमित है। हर डिब्बे में कोई नहीं होता, हर स्टेशन पर पूरा पहरा नहीं होता। क्या संवाद तक रेलवे पुलिस की टीमें गश्त करती हैं, लेकिन इतनी विशाल व्यवस्था में हर जगह नजर रखना मुश्किल है। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन पर दबाव आया कि वो सुरक्षा उपाय बढ़ाए, ज्यादा कैमरे, ज्यादा गश्त और यात्रियों के लिए तुरंत मदद की सुविधा। यह सब होना चाहिए। और इसकी शुरुआत इसी तरह की घटनाओं से होती है, जब समाज को झटका लगता है और वो बदलाव मांगता है। अब बात करते हैं उस परिवार की जो इस सब के केंद्र में है। मयंक के परिवार के लिए यह दुनिया पलट गई। एक रात में, बिना किसी चेतावनी के, उसके माता पिता ने अपने बेटे को सपनों के साथ बड़ा किया था। उसने नौकरी की थी, परिवार की मदद कर रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और एक पल में सब खत्म हो गया। ऐसे परिवारों के लिए न्याय की प्रक्रिया भी एक अलग तरह की तकलीफ होती है। थाने के चक्कर, कोर्ट की तारीखें, वकीलों से मुलाकात। जो लोग पहले से टूटे होते हैं उन्हें यह सब करना पड़ता है। समाज का दायित्व बनता है कि ऐसे परिवारों के साथ खड़ा रहे, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नहीं, बल्कि वास्तव में उनके साथ। इस मामले ने एक और बड़ा सवाल उठाया जो हमारे पूरे समाज के लिए है। हम बढ़ते गुस्से की बात करते हैं, रोड रेस की बात करते हैं, ट्रेन में झगड़ों की बात करते हैं, लेकिन इसकी जड़ें कहां हैं? एक शोध के अनुसार बड़े शहरों में रहने वाले लोगों में तनाव का स्तर ज्यादा होता है। काम का बोझ, लंबी यात्राएं, भीड़, शोर और आर्थिक दबाव मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान का धैर्य लगातार परखा जाता है। मुंबई में एक सामान्य कामकाजी व्यक्ति रोज 3 से 4 घंटे सफर में बिताता है। इतनी थकान में जब कोई छोटी सी बात भी उलझ जाए तो गुस्सा आना समझ में आता है। लेकिन हमें एक काम करना है जो बहुत जरूरी है, और वो है यह समझना कि गुस्सा महसूस करना और गुस्से में हिंसा करना दो अलग अलग बातें हैं। पहला मानवीय है, दूसरा अपराध है। रोशन सुवर्णा ने उस रात एक गलती नहीं की, उसने एक अपराध किया, और उस अपराध की कीमत मयंक ने अपनी जान देकर चुकाई। यह जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे मामलों को हल्के में लेते हैं, कह देते हैं कि गुस्से में हो गया, होता है, इंसान है। लेकिन नहीं, यह सोच खतरनाक है। यह सोच अपराधियों को बढ़ावा देती है। जब हम ऐसे मामलों में नरमी दिखाते हैं तो हम एक संदेश देते हैं कि गुस्से में की गई हिंसा माफ की जा सकती है, और यह संदेश अगली घटना की नींव रखता है। इसीलिए अदालतों का, कानून का और समाज का यह फर्ज है कि ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया जाए। मयंक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो एक प्रतीक बन गया उन सब के लिए जो रोज लोकल ट्रेन में सफर करते हैं और कभी नहीं सोचते कि वो घर नहीं लौट पाएंगे। हम सब में थोड़ा मयंक है, थका हुआ, घर जाने की जल्दी में, यह नहीं जानता कि रास्ते में क्या इंतजार कर रहा है। और हम सब में थोड़ा वो जिम्मेदारी भी है जो उस डिब्बे में मौजूद लोगों पर थी। अगर अगली बार आप किसी मुश्किल में देखें किसी को, तो रुकिए, मदद करिए, डर को एक तरफ रखिए, क्योंकि कभी कभी एक इंसान का आगे आना किसी की जिंदगी बचा सकता है। रोशन सुवर्णा अब कानून की गिरफ्त में है। अदालत तय करेगी कि उसे क्या सजा मिलेगी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया चाहे जो हो, कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। मयंक वापस नहीं आएगा, उसके माता पिता का दर्द कम नहीं होगा, और वो खाली कुर्सी जो अब उसके घर में होगी वो हमेशा वहीं रहेगी। लेकिन इस दर्द से अगर हम कुछ सीख सकें, अगर यह मामला हमें बदल सके, तो शायद मयंक की कहानी व्यर्थ नहीं जाएगी। सोचिए अपने बारे में। आप रोज ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, सड़क पर चलते हैं।
आपके आसपास भी लोग हैं। उन लोगों में से कोई आपकी बात से नाराज हो सकता है। आप किसी की बात से नाराज हो सकते हैं। आप किसी की बात से नाराज हो सकते हैं। उस पल में क्या करेंगे आप? अगर गुस्सा आए तो रुकिए, एक सांस लीजिए, 10 सेकंड इंतजार कीजिए, क्योंकि वो 10 सेकंड किसी की जिंदगी और मौत का फर्क हो सकते हैं, अपनी भी और किसी और की भी। मयंक रमेश लोहार, 22 साल, विरार का रहने वाला, वेस्ट साइड में काम करने वाला, अपने परिवार का सहारा, एक युवा जिसने सपने देखे थे, जिसने अभी जिंदगी शुरू ही की थी। उसने उस रात बस एक छोटी सी बात कही थी, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा। यह हमें याद रखना है। इसलिए नहीं कि यह एक दिल दहलाने वाली कहानी है, बल्कि इसलिए कि यह एक सबक है, एक चेतावनी है और एक जिम्मेदारी भी। अगर आपको यह कहानी छू गई, अगर आपने भी सोचा कि यह कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमजोरी की कहानी है, तो इसे आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि बदलाव तब आता है जब इंसान जागरूक होता है, जब वो सोचता है, जब वो सवाल पूछता है। मयंक के लिए न्याय सिर्फ अदालत में नहीं होगा। मयंक के लिए असली न्याय तब होगा जब अगली बार कोई ऐसी स्थिति में किसी की मदद करेगा, जब कोई अपने गुस्से पर काबू रखेगा, जब भीड़ चुप नहीं रहेगी। इस चैनल पर हम ऐसे ही मामले उठाते हैं जो सिर्फ खबर नहीं होते, बल्कि आईना होते हैं, हमारे समाज का आईना। अगर आपको यह काम जरूरी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।